Hello students, welcome to the classes of Virgin Mary Higher Secondary School. This is our fourth part of 11th bio chapter number first. So आज हमें क्या देखना है, सेल्फ कॉन्शियसनेस या फिर कॉन्शियसनेस के बारे में हमें देखना है। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का एक कैरेक्टर है, एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। तो चलिए देखते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं उनके अंदर एबिलिटी रहती है। क्या एबिलिटी रहती है कि वो सराउंडिंग या एनवायरनमेंट को क्या कर सके, सेंस कर सके। सेंस करना मतलब फील कर सके। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो फील कर सके, और फील करके और जो भी उन्होंने फील करा है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, वो रिस्पॉन्स देंगे उस एनवायरनमेंट का। ठीक है ना, और वो जो रिस्पॉन्स देंगे एनवायरनमेंट को, वो कैसा हो सकता है, फिजिकली, केमिकली या बायोलॉजिकली हो सकता है। अब हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर क्या होते हैं, सेंस, हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। और उन सेंस को करने के लिए, मतलब हमें फील करने के लिए क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर के अंदर टोटल 5 सेंस रहते हैं। तो सबसे पहले नोज, नोज के बाद ईयर, ईयर के बाद आइज, आइज के बाद हमारी टंग, फिर टंग के बाद स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन होते हैं हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, अब देखिए तो क्या बोल रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या फिर जनरली किसकी, ह्यूमन बींग्स या जो हायर ऑर्डर एनिमल है उनकी बात की गई है। तो उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर सेंस को फील करने के लिए क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन रहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को फील करने के लिए क्या होते हैं, उनके पास सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं, ताकि वो एनवायरनमेंट के हिसाब से वो रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, प्लांट जो रहते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर को। जैसे कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, लाइट, वाटर, टेम्परेचर, या फिर जो अदर ऑर्गेनिज्म्स है उनको, या फिर जो पोल्यूटेंट है, इनके हिसाब से, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर है प्लांट के, उनके हिसाब से वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है ना, रिस्पॉन्स देते हैं। अब ऑल ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, कहाँ से लेकर, प्रोकैरियोट्स से लेकर तो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक की बात की जाए, तो क्या कर सकते हैं, वो सेंस, मतलब क्या कर सकते हैं, वो फील कर सकते हैं और रिस्पॉन्स दे सकते हैं। किसको, एनवायरनमेंट को। वो एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ठीक है ना, जो भी उनने सेंस करा है, मतलब उनने फील करा है। अब फोटो पीरियड अफेक्ट करता है किसको, रिप्रोडक्शन को। इन सीजनल ब्रीड, जो सीजनल ब्रीड रहती है उनको जो फोटो पीरियड रहता है वो क्या करता है, वो या फिर उनको प्रभावित करता है। अब ये फोटो पीरियड क्या है, फोटो पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो रहता है वो क्या करता है, एक लाइट में रहता है। मतलब जैसे कि प्लांट रहेगा, हाँ, वो प्लांट क्या करेगा, लाइट में रहेगा। कहाँ पे रहेगा, लाइट। तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, वो रिप्रोड्यूस करेगा, मतलब वो पोलिनेशन करेगा। प्लांट में क्या होगा, पोलिनेशन होगा। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसके लिए, जो सीजनल ब्रीड रहती है ना, जो साल में एक बार जो रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर ऑफ स्प्रिंग जनरेट करते हैं, उनके लिए। क्योंकि वो फोटो पीरियड के हिसाब से, या फिर जो लाइटनिंग है, हाँ, जो लाइटनिंग है उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वो अपनी ब्रीड को बढ़ाते हैं, या जो ऑफ स्प्रिंग है उसको बढ़ाते हैं। बोथ प्लांट एंड एनिमल। और ये किसके ऊपर लागू होता है, ये चीज ये लागू होती है प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर। जो भी सीजनल ब्रीड रहते हैं ना, उनके ऊपर ज्यादा ये लागू होती है। ठीक है ना, भले वो प्लांट हो या एनिमल हो। ऑल एनिमल, मतलब जितने भी एनिमल रहते हैं वो क्या करते हैं, हैंडल करते हैं किसकी एंट्री को, ये जो केमिकल्स है उनकी एंट्री को। ठीक है, बॉडी के अंदर, मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो केमिकल, कौन सा केमिकल अंदर आ रहा है तो उसको वो सेंस करेंगे। मतलब जो सेंस ऑर्गन रहेंगे वो उसको क्या करेंगे, उसको फील करेंगे। ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया देंगे, मतलब वो रिस्पॉन्स देंगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स देयरफॉर, तो इसीलिए जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो इसी कारण क्या है, अवेयर है। अवेयर मतलब जागरूक है। ठीक है, उनको अपने अच्छे बुरे के बारे में अच्छी तरह समझ है। तो वो अवेयर है, किससे अवेयर है, वो सराउंडिंग से अवेयर होते हैं। ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं, हाँ, वो सिर्फ एकमात्र ऑर्गेनिज्म से जो क्या है, अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करी गई है, बाकी ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं की गई है। सिर्फ ह्यूमन बीइंग एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप से अवेयर है। ठीक है ना, मतलब उसे अपने अच्छे और बुरे का पता होता है कि उसे आगे क्या करना है, हाँ, और किस हिसाब से करना है। और
हर चीज के बारे में वो जानकारी रखने की कोशिश करता है और अपने आप से वो अवेयर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब जिसको आत्मचिंतन बोलते हैं, या फिर अपने आप को वो देखता है, परखता है कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन बाकी जो ऑर्गन्स रहते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं रहता है, वो अपने आप को नहीं समझते हैं और ना ही वो ये जानते हैं कि उनको आगे क्या करना है, उनका फ्यूचर कैसा होगा, उनको फ्यूचर में क्या करना होगा, वो आज के बारे में सोचते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग जो रहते हैं वो सेल्फ कॉन्शियसनेस रहते हैं, वो आत्मचिंतन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्शियसनेस जो है वो क्या है, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसका, लिविंग ऑर्गन्स का। ठीक है, इससे पहले हमने मेटाबॉलिज्म में देखा था कि वो भी क्या था, एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था किसका, लिविंग ऑर्गन्स का। अब ह्यूमन बींग की अगर बात करें हम, तो ह्यूमन बींग में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ये जो डिफाइनिंग स्टेट है वो बताना। हाँ, अब अगर हम बात करें उन पेशेंट्स की जो कोमा में चले जाते हैं, हाँ, जो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, जो हॉस्पिटल में चले जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, जो मैकेनिक जो मशीन्स वगैरह रहती है उनके सपोर्ट से वो जी पाते हैं, या फिर उनका जो हार्ट वगैरह है वो रिप्लेस कर दिया जाता है मशीन से। मतलब जो हार्ट और लंग्स है वो तो काम बहुत कम करता है या करता ही नहीं है। हाँ, और वो जो पूरा जो इन दोनों का लोड रहता है वो किसके द्वारा चलता है, वो पूरा मशीन्स के द्वारा चलता है। ठीक है, तो पेशेंट जो रहते हैं उसका जो ब्रेन रहता है वो पूरा डेड समझ लिया जाता है, या वो ऐसा समझा जाता है कि ये जो ब्रेन है वो पूरा मर गया है। ठीक है, और पेशेंट जो है वो अपने आप के बारे में कुछ मतलब आत्मचिंतन जो है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, वो उसके अंदर पेशेंट्स के अंदर होती ही नहीं है, क्योंकि उसका ब्रेन तो मर चुका होता है। तो ये बताना कि ये जो कोमा में जो चले जाते हैं और जो ह्यूमन बींग्स वो सेल्फ मतलब जो उनके अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है या नहीं होता है, या वो लिविंग है कि नहीं है, तो ये बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। अब हायर क्लासेस में हम समझेंगे इस फिनोमिना को कि कैसे वो एक दूसरे के साथ वो क्या होते हैं, वो उनके जो अंदर बुनियादी जो इंटरेक्शन चलता है, हाँ, वो कैसे होता है। ये जो प्रॉपर्टीज है किसकी, टिश्यूज की अगर हम देखें, हाँ, प्रॉपर्टीज अगर देखें हम किसकी, टिश्यूज की, वो प्रेजेंट नहीं होगी किसके अंदर, सेल्स के अंदर। मतलब टिश्यू की जो प्रॉपर्टी है वो किसके अंदर नहीं होगी, सेल्स के अंदर नहीं होगी। जो सेल्स के कंस्टिट्यूएंट है ना उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट मतलब जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसकी बात की गई है। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब क्या होता है, जो सेल के अंदर जो पाए जाने वाले जो कंस्टिट्यूएंट रहते हैं, या जो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गन रहते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन, जैसे कि न्यूक्लियस है, गोल्गी एपरेटस है, हाँ, फिर साइटोप्लाज्म है, या फिर जो भी हम देखते हैं लाइसोसोम, वैक्यूल, ये जब सब जो है वो क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो जो प्रॉपर्टी है किसकी, टिश्यूज की, वो किसके अंदर नहीं होगी, सेल्स के अंदर होगी। हाँ, जो कंस्टिट्यूएंट है सेल के उसके अंदर नहीं होगी। वैसे ही जो प्रॉपर्टी है सेलुलर ऑर्गेनेल्स की, हाँ, मतलब सेल के अंदर जो पाए जाने वाले ऑर्गन्स रहते हैं उनको हमने क्या बोला था, ऑर्गेनेल्स बोला था। तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके अंदर नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होगी। जो मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट है उनके अंदर नहीं होगी। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप बात याद रखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है, एटम होता है। एटम के बाद ये मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल के बाद ये कुछ कंपाउंड्स वगैरह बनेंगे, और कंपाउंड बनने के बाद, या फिर मॉलिक्यूल्स ही बोल दे, तो उसके बाद ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स बनने के बाद ये बनेंगे सेल। फिर बाकी की प्रोसेस आपको याद होगी कि सेल से टिश्यू चलेंगे, फिर टिश्यू से ये ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से फिर ये ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम से फिर ये पूरी बॉडी बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो पूरा ये जो सिस्टम चला था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एटम से स्टार्ट हुआ था। तो याद रखिएगा ये एटम से मॉलिक्यूल बना, फिर मॉलिक्यूल से क्या बने, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है वो बने। तो आपको यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं आएगी कि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके बाद यहाँ पे मॉलिक्यूलर कंस्टिट्यूएंट क्यों बोला, क्योंकि ये जो सेल ऑर्गेनल्स है वो किससे बने होते हैं,
वो इन मॉलिक्यूल से बने होते हैं। और ये मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं? ये मॉलिक्यूल एटम से बने होते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किससे? मॉलिक्यूल से मैच नहीं होती। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी सेल्यूलर ऑर्गेनल्स की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो किसके अंदर नहीं होगी? मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होगी, मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूएंट के अंदर नहीं होगी। लेकिन अगर ये जैसे जैसे मतलब ये जो मॉलिक्यूल जो रहेंगे, हाँ, वो जैसे जैसे आपस में इंटरेक्ट करते जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? ये सेल ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनल्स को बनाने लग जाएंगे या बन जाएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कंस्टिट्यूएंट सेल के, ठीक है ना, अगर वो एक दूसरे के साथ क्या करें? इंटरेक्शन करने लग जाए, इंटरेक्ट करने लग जाए, तो वो क्या बना लेंगे? वो सेल बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वो सेल बना लेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये जो इंटरेक्शन है उसके रिजल्ट के कारण क्या हुआ? जो प्रॉपर्टी है वो किसकी प्रॉपर्टी बनी? हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब ऐसे ऐसे करके, मतलब सबसे पहले क्या हुआ? एटम था, एटम का इंटरेक्शन हुआ एक आपस में तो वो मॉलिक्यूल बन गया। अब मॉलिक्यूल का आपस में इंटरेक्शन हो गया तो वो सेल ऑर्गेनल या ऑर्गेनल बन गया। अब ऑर्गेनल्स का आपस में इंटरेक्शन हुआ तो वो सेल बन गया। हाँ, अब ये सेल का इंटरेक्शन हुआ, हाँ, बहुत सारे, तो वो टिश्यू बन गया। और टिश्यू का ऐसे इंटरेक्शन हुआ तो वो क्या बना? वो बना ऑर्गन, ऑर्गन से बाद फिर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से वो बन गया बॉडी। क्या बन गया? वो बॉडी। तो ये ऐसे इंटरेक्शन के कारण क्या बन गया? आखिरी में हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ह्यूमन बीइंग बोल सकते हैं या कोई दूसरा जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो बोल सकते हैं। और ये जो फिनोमिना है वो क्या है? एक सच है कि ऐसा ही कुछ होता है। ठीक है, और इसी प्रकार का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो सभी में होता है। हाँ, अब इसी कारण वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो क्या होते हैं? सेल्फ रिप्लिकेटिंग होते हैं। हाँ, फिर इवॉल्विंग होते हैं, और साथ ही साथ क्या बोला है? सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन सिस्टम। मतलब उनके अंदर सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्शन सिस्टम होता है जिसके लिए वो केपेबल है। हाँ, मतलब इन सारी चीजों के लिए सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग और सेल्फ रेगुलेटिंग, इन सभी के लिए वो क्या है? केपेबल है, मतलब वो योग्य है। ठीक है, अब सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मतलब क्या है? वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब वो अपनी जैसी कॉपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे चाइल्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। वो इवॉल्व हो सकते हैं, मतलब अपने आप को क्या कर सकते हैं? समय के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अपने आप को उन्नत बना सकते हैं। जैसे कि हम पहले चिंपांजीज की या फिर जो दूसरे एनिमल है वो अपने पूर्वजों से आए हैं, तो वो क्या हुआ? धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर क्या करा? डेवलपमेंट करा। ठीक है ना, वो डेवलपमेंट ही क्या है? टाइम के हिसाब से डेवलपमेंट क्या कहलाता है? इवोल्यूशन ही कहलाता है। ठीक है ना, तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करा लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने। फिर इसके बाद क्या है? वो सेल्फ रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब वो हर किसी चीज को क्या कर सकते हैं? वो रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर? जो लिविंग होते हैं उनके अंदर होती है। अब बायोलॉजी की डेफिनेशन दी है, तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? स्टोरी है लाइफ की। ठीक है ना, किस पर? अर्थ के ऊपर। और बायोलॉजी क्या है? स्टोरी है किसकी? इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन मैंने अभी बताया कि समय के हिसाब से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उन्नत होना, डेवलपमेंट होना। ठीक है ना, तो उसको अपन ने क्या बोला? इवोल्यूशन बोला। तो इवोल्यूशन है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। कहाँ पे? अर्थ पर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो भले पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, ठीक है, ये सभी क्या है? एक दूसरे से लिंक होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? वो जुड़े हुए होते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, और क्या बोल रहे हैं कि ने शेयर करा है। क्या शेयर करा है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो अपने आप में या फिर उन्हें एक दूसरे से क्या करा है? शेयर करा है। भले ही वो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में उन्होंने क्या करा है? जो सेम जेनेटिक मटेरियल है वो शेयर करा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।